अभी हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ को एक दूसरे तरीके से. In the first case, I have a capacitor which is connected to a wire in which some current I is flowing. इसमें से कुछ करंट I फ्लो कर रहे हैं. इस कंडक्टेंस वायर से किसी भी डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ. तो मैं क्या बोलूँगा, P पॉइंट से पास करने वाला मैं कोई भी एक एम्पियर सर्किट एज्यूम कर सकता हूँ. लेट अस से आई हैव एज्यूम्ड द एम्पियर सर्किट लाइक दिस. ठीक है, इसी टाइप का एम्पियर सर्किट मैं नीचे वाले डायग्राम में भी ड्रॉ कर रहा हूँ. सेम वैसे ही एम्पियर सर्किट और सेम वैसे ही मेरा पॉइंट P जैसा ऊपर वाले केस में था. और मेरे नीचे वाले केस में भी जो करंट जो फ्लो कर रहे हैं वो सेम करंट फ्लो कर रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इन द टू केसेस इज इन द फर्स्ट केस जो मेरा कैपिंग सरफेस जो है, कैपिंग सरफेस it is given by this pink colored line, while in the second case the capping surface is such that it passes through the plates of the parallel plate capacitor without cutting any wire. कुछ इस तरीके से. कौन सा? ये वाला मेरा सरफेस. ठीक है, सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो मेरा करंट जो फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होंगे. लेट द चार्जेस आर बिल्डअप एज शोन. हम मान लेते हैं सिर्फ करंट हमारी नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पे जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू होगा एंड इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज राइट हैंड साइड प्लेट पे इंड्यूस होना शुरू होगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नॉट. ठीक है, और जो चार्जेस जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस आ गए. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे तो करंट की वजह से चार्जेस आए हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. सो आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी. आई को हमने क्या लिख लिया, डी क्यू बाई डी टी. नाउ फॉर द कैपिंग सरफेस, ये वाला जो सरफेस एस है और जो सर्किट मेरा एम है, क्लोज सर्किट एम. इस क्लोज सर्किट में अगर मैं एम्पियर सर्किट का लॉ लगाऊं तो वो क्या बोलेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द क्लोज पाथ एम should be equal to mu naught into the net current which is being intercepted by the surface S. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सिमेट्री यू विल से मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या आएगी, लेंथ वेक्टर की टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी, ये पैरेलल डायरेक्शन में आएगी. डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0. और b यूनिफॉर्म होगा इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर आपको क्या देगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल r शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p आपको कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब अगर मैं नीचे वाले सर्किट की बात करूं जहाँ पे मैंने अपना कैपिंग सरफेस कुछ आर्बिट्री शेप में माने और वो सरफेस एस मेरा कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच से पास कर रहे. सो फॉर दिस सरफेस एस अगेन, फॉर दिस सरफेस एस आई विल से दैट बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ you will say that closed integral of b vector dot dl vector should be equal to mu naught into net current. अब मुझे ये बताओ जो ब्लू वाला जो सरफेस जो है, इस ब्लू वाले कैपिंग सरफेस में से करंट कितना इंटरसेप्ट हुआ, 0, क्योंकि कोई भी करंट इस ब्लू वाले सरफेस को तो कट करके गया नहीं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0. दिस एनालिसिस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P should be equal to 0. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 ने भी तुम्हें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताया था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. सेकंड एनालिसिस में हमने देखा तो वो बोले कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है. ऐसा तो हो नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही रहेगी. इट मींस दैट वी आर मिसिंग समथिंग. इट मींस दैट वी आर मिसिंग समथिंग. सो विल से दैट एज द एम्पियर्स लॉ एप्लीकेशन, एज द एम्पियर्स लॉ एप्लीकेशन does not depend upon the shape of surface S. The shape of surface S results 1 and 2 are not consistent. Results 1 and 2 are not consistent. That means we are missing something.
that means we are missing something here in application of Ampere's law. This missing thing is known as displacement current. देखते हैं कैसे. वापस ऊपर वाला डायग्राम देखो. मैं दोबारा आपके लिए रीड्रॉ कर रहा हूँ इस डायग्राम को. अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम की बात करूँ, जैसे जैसे हमारा करंट चेंज हो रहा था, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं, ई जो हमने लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? ई विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे जैसे आपका करंट फ्लो कर रहा था, चार्जेस Q और Q कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे. Q चेंज हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी. मीन्स इफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम. इसकी वजह से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टिंग द सरफेस S. इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा? इंटरसेप्टिंग सरफेस S इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए फाई ई से रिप्रेजेंट करें, जो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के सेम डायरेक्शन में, तो इसको मैं सिंपली कितना लिख सकता हूँ? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A. सो दैट विल कम आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e by dt, ये टर्म कितनी आएगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू dq by dt. बट dq by dt क्या होता है? करंट I के बराबर. सो दिस विल कम आउट टू बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू I. 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू I. सो बेसिकली आपने करंट I को कितना लिख लिया? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt. ये जो आपके पास करंट जो आया, इस करंट को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस करंट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट. और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब आया? कौन से जोन में से आया? ऑल्दो करंट आई था, लेकिन ये करंट आया आपने किससे रिलेट किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में. सो दिस करंट आए, इट इज द इक्विवेलेंट करंट. इट इज द इक्विवेलेंट करंट intercepting the surface S, which is due to change in electric flux, d phi e by dt. लिखो साथ में. हमने यहाँ पे दोबारा देखो क्या किया. जो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी, उसमें करंट I चलने की वजह से प्लेट्स के ऊपर जो करंट था वो, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज कंटिन्यूसली क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. तो चार्ज की कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी. तो सबसे पहले तो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हमने निकाला फ्लक्स कितना है? E डॉट A. तो वहां से हमें पता चला कि फ्लक्स कितना रहा होगा? E इंटू A, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Now since Q is continuously changing with time, so we will say that electric field is also continuously changing with time. जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी continuously टाइम के साथ चेंज होगा. तो मैंने क्या निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या निकाल लिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और वो कितना है? d phi e by dt. जिसको सॉल्व करके मेरे को वैल्यू मिली इक्विवेलेंट करंट की. उस इक्विवेलेंट करंट का नाम क्या दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट. और जो डिनोट क्या करते हैं कि अगर आपकी वायर में करंट अगर I चल रहा था, तो करंट I के चलने की वजह से हमने दूसरा वाला एक इस टाइप का भी हमने सरफेस माना था ना. yes, sir. जो हमारी प्लेट्स के बीच से जा रहा था. फॉर दिस सरफेस S कुछ करंट आना चाहिए था, जो हमारा पहले में हो रहा था. वो करंट कौन सा था एक्चुअली में? ये वाला करंट था. कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट था वो वाला. इस डिस्प्लेसमेंट करंट को जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने एम्पियर्स लॉ के अंदर, तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे.
तो आपको वहां पे क्या मिलेंगे, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट through a surface exists whenever there is a time varying electric field, बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल लेते हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is intercepted through the surface, and this current magnitude is given by डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए आई डी किया, जो आएगा किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी। बात समझ में आई? या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो यूनिट जो आएगा वो सेम वही यूनिट आएगा जो हमारा इन जनरल करंट आता है, एम्पियर, ठीक है। और जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, सो एप्सिलॉन नॉट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या चीज बता रहे, दिस टेल्स दैट डी फाई ई बाई डी टी इज बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, सो एफ डैश टी आपको क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात? ठीक है, नाउ यूजिंग दिस वी विल नाउ चेंज एंड राइट मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वैसे ही पॉइंट पी जैसा मैंने पहले एज्यूम किया था, सेम डिस्टेंस आर पे, वैसे ही मेरे पास अभी भी पॉइंट पी है। ठीक है, जिस वायर में जा रहे उस वायर में करंट जो है, लेट द करंट इन द वायर इज आई। इस वाले करंट को जो वायर में जो जा रहे हैं, इसको हमने नाम दिया कंडक्शन करंट। जो करंट में वायर में जो करंट जो जा रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट की वजह से हमारी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली जनरेट हुई फ्रॉम लेफ्ट प्लेट टुवर्ड द राइट हैंड साइड प्लेट। वहां पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज द रीजन in which electric field is time varying. वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इन एग्जिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी। नाउ इन दिस केस जितना आपका कंडक्शन करंट जा रहा होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी। सो यू विल सी दैट पर्टिकुलरली फॉर दिस केस, इन दिस केस द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, बोथ ऑफ देम आर रिटन एज आई। ठीक है, कंडक्शन करंट किस में होगा, इन वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट किस में होगा, दैट विल बी इन रीजन बिटवीन प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इन द रीजन बिटवीन द प्लेट। ठीक है, सो इनकॉर्पोरेटिंग बोथ ऑफ देम इन अ सिंगल लॉ, वी मे राइट दैट इन एम्पियर्स लॉ application for all cases
we need to consider टोटल करंट. अब वहाँ पे हम जब टोटल करंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा कंडक्शन करंट भी आ जाएगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा. सो बेसिकली दैट विल बी गिवन बाय आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी. एंड यूजिंग दिस टोटल करंट, जो हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ जो हो गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या हुआ? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर along a closed path m should be equal to mu naught times net current which is given by conduction current plus mu naught epsilon naught into d phi e upon dt. समझ में आया? इस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को ही हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्योंकि एम्पियर्स ने तो अपना एम्पियर्स लॉ लिया था, उसको मॉडिफाई किसने किया? मैक्सवेल ने, बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. समझ आई बात? ठीक है. Now let us see Maxwell's equation. So all the basic laws of electromagnetism can be formulated in four fundamental equations which are corresponding to the four basic laws which are called as Maxwell's equation. ठीक है. 4 इक्वेशंस उन्होंने प्रपोज की. चारों इक्वेशन में से सबसे पहली जो आपकी इक्वेशन दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो ये छोटा सा साथ में समझते हैं. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोला? इफ देयर आर सम चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड इन द स्पेस and if you draw any surface, let us consider this dotted surface. So the statement of the Gauss law will say that total electric flux through any closed surface, like this surface is S, through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net enclosed charge within the surface. इस सरफेस को हमने क्या नाम दिया? गॉसियन सरफेस. और इसके लिए हमने अपनी इक्वेशन क्या लिख ली? दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर along this closed surface S should be equal to 1 upon epsilon naught times the net charge which is enclosed within this surface. This is the first law which is Gauss law in electrostatics. समझ में आया? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहला, ऑल्दो फॉर्मूले में हम सिर्फ वही चार्जेस लेते हैं जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे अफेक्ट जो पड़ते हैं वो आउटर चार्जेस का भी पड़ते हैं. मतलब अगर हम यहाँ पे एंक्लोज चार्जेस की बात करेंगे तो एंक्लोज चार्जेस में आप कौन कौन से चार्जेस को कंसिडर करोगे सर? Q1, Q2 और Q3. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन बोलूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन सभी चार्जेस का होगा, Q1 से लेके Q7 तक, जितने भी मेरे चार्जेस हैं सराउंडिंग में. समझ में आई बात? ठीक है. द सेकेंड लॉ इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं? दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. कैसे? मान लो आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी ड्रॉ करते हो, इस पिंक कलर का. इस टाइप का मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया. नाउ फॉर दिस सरफेस M मैं 2 अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ. एक जो हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से रेड कलर की उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे? साथ साथ नोट्स लिखते रहने. लिखो, सबसे पहले लिखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैक्सवेल इक्वेशन की हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए. क्या बोलेगी डेफिनेशन? दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net enclosed charge. कॉपी के राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाओ.
कोई भी रैंडमली 3-4 चार्जेस दिखा दो और उनको सराउंड करने वाला कोई भी एक सरफेस दिखाओ जो कुछ चार्जेस से पास हो रहा होगा, और इन चार्जेस के लिए आप गॉस लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दो। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज चार्ज क्यू एनक्लोज। ये है मैक्सवेल की पहला लॉ। दूसरे लॉ पे आओ। दूसरा लॉ क्या बोलेगा? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे हमारे पास गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, वैसे ही दूसरा क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं? अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझे तो वहां पे चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी और नेगेटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके टर्मिनेट हो रही थी। इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। हमेशा क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। मतलब अगर फील्ड लाइन हमारे किसी एरिया में एंटर करेगी तो वहां से एग्जिट भी करेगी, क्योंकि उसको क्लोज लूप बनाने। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंडक्शन करंट की वजह से लिखूंगा तो राइट हैंड थंब रूल से तो सबसे पहले तो आप बता देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी। अगर आप राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो क्लोज फिंगर्स क्या बता दिया आपको? कर्ल फिंगर्स क्या बता दिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस केस गोइंग इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सो वो सरफेस एम पे पहले अंदर की तरफ एंटर करेगी और फिर सरफेस एम से उतनी ही बाहर भी जाएंगी जो एंटर करी थी। सो नेट फील्ड लाइन कितनी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0। दूसरा देखो बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होंगी आउटसाइड द बार मैग्नेट। बट इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। वो कहाँ जा रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इवन इन दिस केस जितनी फील्ड लाइंस आपके नॉर्थ पोल से पास की उतनी ही साउथ पोल से भी पास की। सो जो फील्ड लाइंस मेरे सरफेस एम में एंटर करेगी वही सारी क्या करेंगी? एग्जिट भी करेगी। सो इन दिस केस यू विल से दैट एज द मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नेवर फाउंड इन नेचर। साथ में हम क्या लिख लेंगे? एज मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist always magnetic flux through a closed surface is equal to 0. ठीक है? And then you will say that because magnetic field lines always form closed loop lines, so the net magnetic flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पाई एम लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखोगे? फाई ई। सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने क्या लिख लिया? फाई एम या फिर फाई बी, कुछ भी लिख लो। दिस शुड बी इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर along the closed surface m should be equal to 0. This is the mathematical equation for Gauss law in magnetism. समझ में आया? पक्का? आगे देखें। The third law is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. इन्होंने क्या बोला? ये वही हमारा लॉ है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था, that the induced EMF in a region of varying magnetic flux is equal to time rate of change of magnetic flux. मतलब अगर आपके किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बेसिकली
time rate of change of magnetic flux, Yes, sir. and is equal to induced EMF, and is equal to induced EMF. स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जितना आपका EMF इंड्यूस हुआ है डेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, जहाँ पे फाई बी क्या बता रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और नेगेटिव साइन ने यहाँ पे क्या डिनोट किया था, लेंस लॉ, लेंस लॉ, और वो लेंस लॉ क्या बोल रहा था, नेगेटिव साइन indicates that induced EMF, that induced EMF opposes the cause of change in flux. यही बोला था नेगेटिव साइन ने कि जिस भी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो चेंज को अपोज करेगा, वो चेंज को क्या करता है, अपोज करते हैं. सो फॉर अ गिवन पाथ वी कैन यूज, देखो जो हमारा राइट हैंड साइड में लिखा है वो तो क्या लिखा है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू ईएमएफ, और ईएमएफ क्या था, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, सो दिस विल बी इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द क्लोज पाथ सी. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. बात समझ में आई? ठीक है. कैसे लिखा, EMF E को हमने लिख लिया क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और माइनस साइन के साथ डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस. आगे देखें. द फोर्थ इक्वेशन इज मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, जिसको अभी अभी हमने देखा था मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ और मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ. इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field, the line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu naught times the sum of conduction current and displacement current. So मैथमेटिकल रिलेशन क्या बना हमारा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आया था, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स rate of change of electric flux, so it will be mu naught into conduction current plus epsilon naught times d phi e upon dt. ठीक है. चारों लॉ समझ में आए. सबसे पहला लॉ कौन सा था हमारे पास, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, देन मैक्सवेल इक्वेशन, एंड देन modified Maxwell relation. ठीक है. Now let us see the generation of electromagnetic waves. Generation of electromagnetic waves. तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जेसी मैक्सवेल, ही
made some predictions about the general behavior of the electromagnetic waves. The very first prediction was that the time varying magnetic field produced electric field and vice versa also. That is, time varying electric field produces मैग्नेटिक फील्ड. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी. सबसे पहला पॉइंट. और दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, इन अ रीजन स्टैटिक और यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस ओनली वन फील्ड. कैसे? अगर आपके पास स्टैटिक चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक चार्ज, सो इट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. और अगर आपके पास यूनिफॉर्म करंट है वायर में, यूनिफॉर्म करंट इन वायर, सो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन सराउंडिंग. स्टैटिक चार्ज होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता. यूनिफॉर्म करंट का मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो ऑफ मूविंग चार्जेस, steady flow of moving charges. बात समझ में आई? ठीक है. तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. देन द थर्ड प्रेडिक्शन वाज, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, सजेस्ट दैट एन एक्सेलरेटिंग चार्ज magnetic field is produced. तीसरी थ्योरी को समझो. तीसरा प्रेडिक्शन उनका क्या था कि मैक्सवेल ने बोला अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा तो अपने सराउंडिंग में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. जैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. और ये फिनोमेना कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा. हर फिनोमेना को प्रोड्यूस होने के लिए, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपने आप को वेरी करना है तो उसको कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुई उसने मैग्नेटिक फील्ड बना दी. मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बनने में कहीं से एनर्जी तो आई होगी ना. तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रही है. सो कंटिन्यूअसली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होती है तो एनर्जी प्रोपगेट हो रही है. एनर्जी क्या हो रही है? प्रोपगेट हो रही है. एनर्जी रेडिएट हो रही है. सो हम बोलेंगे कि हमारे सराउंडिंग रीजन में क्या होगी? एनर्जी रेडिएट होने शुरू हो जाएगी. तो अगर आपके पास एक चार्ज था जो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ रहा होगा, ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जा रहा होगा. ठीक है. मतलब चार्ज आपका क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. अगर चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ये अपनी ही डायरेक्शन में एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा. अपनी ही डायरेक्शन में एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा और अपने से परपेंडिकुलर प्लेन में एक दूसरे टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरे टाइप की फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा. ठीक है. सो आपके रीजन में दो टाइप की फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली आ रही होंगी. एक आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरी आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दोनों क्या है? आपस में कपल्ड हैं और दोनों का बिहेवियर भी क्या है? सेम. बिहेवियर सेम होने का मतलब क्या है? जिस रेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है उसी रेट से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही है. समझ में आया? ठीक है. तो ये तीन उनके मेजर प्रेडिक्शन थे. तीन उनके ये मेजर प्रेडिक्शन थे. इन तीन मेजर प्रेडिक्शंस के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला? ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट्स प्रोपगेटिंग. और इस एनर्जी के प्रोपगेट करने को आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या नाम दिया आपने इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो एक बार दोबारा देखो शॉर्ट में. सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या था? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा. दूसरा क्या था कि किसी भी रीजन में स्टैटिक या यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस की वजह से सिर्फ एक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और तीसरा, अगर आपके पास
एक्सेलरेटिंग चार्ज है, सो एक्सेलरेटिंग चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी थी, चार्ज के पास वेलोसिटी थी मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो फिनोमेना कंटिन्यूसली क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। समझ आई बात? पक्का? सो ड्यू टू दिस द कंटिन्यूस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या बन गए, EM वेव्स बन गई। आपके पास क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यू मे ऑल्सो राइट दैट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सोर्स क्या बना आपका, एक्सेलरेटिंग चार्जेस। सोर्स क्या बना आपके पास, एक्सेलरेटिंग चार्जेस।